नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु के नेवेली प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल ले जाया गया। नेवेली पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है और बताया जा रहा है कि इस थर्मल पावर हाउस में 2 महीने में यह दूसरा धमाका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तमिलनाडु से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नेवेली पावर प्लांट में जबरदस्त धमाके की खबर मिल रही है। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 13 घायलों को एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाने का काम किया जाता है और इस थर्मल पावर हाउस में ये 2 महीने में दूसरा धमाका है। 13 घायलों को एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं इनमें से कुछ ज्यादा ही गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। 13 लोगों में से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल में इन 13 घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि इस पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाने का काम किया जाता है। बड़ी बात यहां पर यह है कि ये दूसरा धमाका 2 महीनों में बताया जा रहा है। लगातार 2 धमाकों से ये पावर प्लांट गुजर चुका है और इस बार 4 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन 13 में से कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि यहां नदियां इस समय उफान पर हैं, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर तैनात की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से भी लोगों में इस समय डर बैठा हुआ है। राज्य में बाढ़ की वजह से कई घर डूब चुके हैं, मजबूरन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का खतरा इस समय मंडरा रहा है। हालांकि जो नदी किनारे जो तटीय इलाके हैं, वहां के लोगों को विस्थापित पहले ही कर दिया गया था, फिर भी लोगों में इस समय डर का माहौल बना हुआ है। बिहार में इस समय नदियां उफान पर हैं, पूरी तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं, तटीय इलाकों पर ये टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा की घड़ी में ये टीमें तुरंत राहत बचाव का कार्य कर सके। राज्य में कई घर डूब चुके हैं, मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर जो इलाका है, वहां पर लोगों में डर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि वहां सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा है। मॉनसून का सीजन है, ऐसे में लगातार बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन सख्त है। योजना भी बनाई गई है। कोरोना संक्रमण के बीच अगर बाढ़ जैसी आपदा आती है तो किस तरह से इसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार के साथ जो स्थानीय प्रशासन है वो मिलकर काम कर रहे हैं। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का खतरा बेहद ही ज्यादा है। बिहार में नदियां इस समय उफान पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बाढ़ का खतरा बिहार में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। गंगा के बढ़ते जल स्तर से भी लोगों में डर बैठा हुआ है। राज्य में कई घर डूब चुके हैं, मजबूरन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर इलाके में बाढ़ का जबरदस्त खतरा इस समय मंडरा रहा है। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार रहें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्री मानसून की बारिश के बाद अच्छी बारिश हुई है और इसके बाद जल जमाव और बाढ़ की समस्या सामने आ गई है। बिहार सरकार दावे तो हर बार करती है कि आपदा प्रबंधन विभाग बिल्कुल तैयार है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, हम बाढ़ से निपटने को तैयार हैं। लेकिन कोरोना के बाद ये बाढ़ बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर उत्तर बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, इन इलाकों में जो अलग अलग नदियां हैं वो उफान पे हैं और इनका कनेक्शन नेपाल के साथ होता है और नेपाल से अभी देश की स्थिति ठीक नहीं चल रही। राजनीतिक संबंधों में कई परेशानियां हैं। इसको लेकर नेपाल भी अगर पानी छोड़ेगा तो स्थिति बिहार की भयावह हो सकती है। ऐसे में सरकार की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सरकार के दावे से केवल काम नहीं होगा,
वैसे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई बार कहा है कि हम तटबंधों को ठीक ठाक कर रहे हैं, तटबंध सिल्ट निकाला जा रहा है, इसके बावजूद भी स्थिति कोई बहुत अच्छी दिख नहीं रही। बिल्कुल अखिलेश, क्या तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया है अभी? तटीय इलाकों को खाली करने की तो सूचना नहीं है। जैसे कोसी में भी उफान आया है और कोसी तटबंध के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को यह सूचना जारी की गई है कि आप तत्काल कोसी के अंदर हो रहे जितने भी लोग हैं वो ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लेकिन ये तो सरकार की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप भले ही नोटिस जारी कर रहे हैं, लोगों को सूचित कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलाकों को खाली करवाएं और जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थानों पर बसाया जाए। तो आखिर स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? देखिए, कुशहा त्रासदी के बाद कोसी में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि कोसी के अंदर वाले इलाके जो हैं तटबंध के अंदर, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए ऊंचे स्थान पर शेल्टर होम बनाया जाएगा और बाढ़ की स्थिति में उन लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 2013-14 की बात है और 2020 चल रहा है। कुशहा त्रासदी के बाद भी कोसी का जो पुनर्वास होना चाहिए और कुशहा से त्रस्त लोगों के लिए जितनी योजनाएं होनी चाहिए वो नहीं है। स्थानीय लोग यदा कदा आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन सरकार कोई पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं कर पाई है। कोसी के कई नेताओं से हमारी व्यक्तिगत बातचीत होती है और उन लोगों ने कहा है कि अगर इस बार बाढ़ आएगा तो वो कुशहा से ज्यादा भयंकर हो सकता है। बिल्कुल अखिलेश, ऐसे में अभी चूंकि बाढ़ का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है, ऐसे में लोगों में काफ़ी भय होगा, तो किस तरह से वो अपना भय व्यक्त कर रहे हैं और क्या लोग खुद से वहां से पलायन कर रहे हैं? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में एक आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट चलता है, बाढ़ सहजीवन प्रोग्राम चलता है कि आप बाढ़ के साथ बाढ़ की स्थिति में कैसे जिएंगे। ये ट्रेनिंग जिस राज्य में दी जाती हो कि अगर बाढ़ है, विपदा है तो उसमें आपको रहना कैसे है और कोई पुख्ता इंतजाम ना हो तो यहाँ के लोगों को दहशत में रहना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल अखिलेश, एक सवाल और है मेरा आपसे। जिस तरह से लगातार जल संसाधन मंत्री तमाम दावे कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी तरह से कोई समस्या हम नहीं आने देंगे लोगों को, लेकिन वो दावे और आश्वासन पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो पहले जल संसाधन मंत्री नहीं है संजय झा जिन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया है। जितने भी जल संसाधन मंत्री होते हैं आश्वासन देना, घोषणाएं करना, दावे करना उनका काम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और नुकसान काफी हो जाता है। और जो ग्राम प्रधान है वहां के, क्या वो अपनी समस्याएं नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, ग्राम प्रधानों को कुशहा के समय या और भी बाढ़ की स्थिति में ये होता है कि आप स्टॉक जो है वो पंचायत में इकट्ठा करें, क्योंकि पंचायत का कनेक्शन बाढ़ के समय में हेडक्वार्टर से कट जाता है। लेकिन मेरी नजर में अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पंचायत में खाद्यान्न की या पन्नी और माचिस और बाकी चीजों को स्टोर किया गया हो। ऐसी कोई ऐसा आदेश है ना ऐसा कहीं क्षेत्र में दिखता है। जबकि नियम यह है कि बाढ़ के समय पंचायत का ब्लॉक से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, फिर बाढ़ के रिलीफ के काम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए पहले से हर पंचायत को प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है अखिलेश, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि लोगों को सूचित कर दिया गया है, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। ऐसे में क्या ऊंचे स्थानों पर किसी तरह का कोई शेल्टर होम उनके लिए बनाया गया है या फिर उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई है ताकि लोग खुद से वहां चले जाएं? देखिए, शेल्टर होम बनाने की घोषणा हुई है, इसके दुक्के कहीं शेल्टर होम बना भी होगा तो वह पर्याप्त नहीं है और प्रशासन फर्स्ट राउंड में इंटीमेट करती है और उसके बाद फिर उन लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल्स बने हुए हैं या पंचायत भवन होगा जो ऊंचे स्थान पर होगा, वहां उन लोगों को शिफ्ट कराने की व्यवस्था की जाएगी। स्पेसिफिक कोई शेल्टर होम ऐसा नहीं है जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को रखा जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। राज्य में घर डूब चुके हैं, मजबूरन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। लगातार यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं।
वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कांग्रेस समेत कई दल तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की नरमी के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। जानकारों की माने तो तेल की कीमतों को लेकर देशव्यापी विरोध की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव है। यही वजह है कि 2 दिन से पेट्रोल और डीजल के भाव में स्थिरता बनी हुई है। गौरतलब है कि बीते महीने यानी जून में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 11 रुपए लीटर तक महंगा हो गया, जबकि पेट्रोल की कीमत 9 रुपए लीटर तक बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस समय पेट्रोल से ऊंचे भाव पर डीजल मिल रहा है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे है। और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच संकट का समय है, लगातार लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे की कमी है। इस बीच में महंगाई का बढ़ना वाकई में एक बड़ी समस्या है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और जो संसाधन है उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सब्जियां महंगी होती हैं, दूध, फल ये सभी महंगे होते हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। देखिए, बिल्कुल बता, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा जो किया जाता सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आवाज उठाने की कोशिश करी थी और सरकार को बताने की कोशिश करी थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हित में नहीं है। मगर उसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लगभग हर विधानसभा के अंदर, हर पेट्रोल पंप के पार कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए उतारू हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा किया जा रहा है उसकी जिम्मेवार सिर्फ केंद्र सरकार है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज समझनी होगी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है, क्योंकि टैक्स केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी लेती हैं। अगर राज्य सरकार चाहती है जनता को राहत देना तो कहीं ना कहीं वो अपने जो टैक्स है, यानी कह सकते हैं जो वैट लगाया जाता है या फिर टैक्स लगाया जाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश कर सकती है। मगर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी सिर्फ कह सकते हैं राजनीति पहलू देखकर और गेम खेल रही है, क्योंकि एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से ये हल नहीं होने वाला कि जनता को राहत मिलेगी। मगर इस तरीके जो राजनीति की जा रही है ये सिर्फ राजनीति है, न कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं सारा आरोप तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर मढ़कर खुद का पल्ला झाड़ रही हैं। और जबकि हालात ये हैं कि दिल्ली में खुद ही केजरीवाल ने टैक्स लगाया है, शराब पर टैक्स लगाया गया, उसके बाद पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया। क्या ये सच्चाई जनता के सामने नहीं है? देखिए, बिल्कुल जनता के सामने जरूर है, मगर हर पार्टी यही चाहती है कि मेरे जो कह सकते हैं कार्य हैं वो जनता के सामने अच्छे जाएं और ना कि बुरे जाएं। क्योंकि हमने यही समझना होगा कि दिल्ली सरकार ने जब वाइन शॉप खोली थी तो 70% के हिसाब से काफी बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली के जो खजाना था उसको भरने की कोशिश की थी। मगर वही बात करें, जो पेट्रोल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी वैट मिलता है और वैट के साथ साथ जो टैक्स मिलता है उससे भी दिल्ली सरकार जो खजाना है वो बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का तो बढ़ ही रहा है और कंपनियों का भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी उससे फायदा हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार अपने आप को छुपा कर और जनता के सामने ये पेश करना चाहती है सिर्फ जिम्मेदार केंद्र सरकार है, ना कि राज्य सरकार। मगर कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि राज्य सरकारें भी उतनी जिम्मेदार है जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, केंद्र सरकार तो राहत नहीं दे पा रही है, क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर सकती? आप वो दिन याद करिए जब 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उस समय तत्कालीन नेता सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, आपके ये तमाम बड़े प्रकाश जावड़ेकर जी ले लेके कहा करते थे कि ये सब दिल्ली की सरकार बैठी हुई है, मौन सरकार बैठी हुई है, ये सुन रही नहीं है, किस तरीके से काम कर रही। तो आज जब आपको काम करने का मौका मिला है तो आप उनसे भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति में आ गए हो। ये तो गलत बात है ना, ये तो दिवा स्वप्न दिखाने वाली बातें है ना।
जब आपको मौका मिला है, उनको इसी वजह से तो उतार करके फेंक दिया था जनता ने कि डीजल और पेट्रोल का मूल्य बढ़ रहा है, आपको मौका दिया और आप उनसे भी 21 निकल करके गए। तो आप जिम्मेदारी, एक की जिम्मेदारी जिसकी है दूसरों पर मत डालिए। राज्य सरकारों का जितना दायित्व है वो तो कर ही रहे हैं और करते ही रहते हैं। इसमें डेली आपने जो है डेली पिछले 21-22 दिनों से जो बढ़ रहा है डीजल, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कल भी प्रधानमंत्री जी 4 बजे जब बोलने आए, जनता को संबोधित करने आए, तब भी उनसे बड़ी उम्मीदें थी कुछ बोलेंगे इन सब चीजों के बारे में, डीजल पेट्रोल चल, कुछ न बोल करके सिर्फ बता करके चले गए। अगर रक्षाबंधन आएगा, आगे दीपावली आएगी, छठ आएगी, तो सब मालूम है हम लोगों को, सब नागरिकों को मनाते रहते हैं। आपको प्रधानमंत्री को कुछ ठोस बातें बताना चाहिए ना। संजीव जी, मेरा सवाल ये था कि क्या राज्य सरकारें इस स्तर पर कोई प्रयास नहीं कर सकती? मैं केंद्र सरकार की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि वादा खिलाफी की गई है, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर सकती? क्या वैट को कम नहीं किया जा सकता? आप तुलना करके देख लीजिए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनमें से सबसे कम है दिल्ली सरकार का वैट। और फिर आप बताएं, अगर दिल्ली सरकार का जितने भी पड़ोसी राज्य हैं लगते हुए हैं दिल्ली की सीमा से, हर राज्य से दिल्ली का वैट कम है। इसके बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। जिन्हें करना चाहिए, जो कर सकते हैं, उनके बारे में जो है दबाव न डाल करके अनावश्यक रूप से, वैसे भी केंद्र दिल्ली है, यूटी है, फुल राज्य नहीं है, हर तरीके से तो सारी पावर्स आप ले लेते हैं उस समय कि साहब ये जो है होम मिनिस्ट्री देखेगी, ये एलजी देखेंगे, ये प्रधानमंत्री देखेंगे। तो जब ये मौका आया है तो आपको आगे बढ़कर के यहाँ भी कुछ मदद करनी चाहिए। आप एक तरफ तो बता रहे हो कि नवंबर तक हम 80 करोड़ लोगों को खाना पीना मुफ्त देंगे, 5 किलो चना देंगे, गेहूं देंगे, चावल देंगे, वगैरह वगैरह। इसमें भी आप थोड़ी सी राहत देते ना। आप बताते कि हम कम से कम आपको बढ़ने नहीं देंगे। कांग्रेस की तरफ से भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मसले पर नहीं हुई है। केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब आम आदमी पार्टी भी आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मसले पर कुछ करेगी। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए केंद्र सरकार को। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही किया जा सकता है ना। हम लोग विरोधी तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार को कुछ इसमें आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल के जिस कदर दाम बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। मांग बस यही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं उनमें कमी की जाए, केंद्र सरकार इस मसले पर कदम उठाए। लोगों को राहत की इस समय काफ़ी आवश्यकता है। आपको हम याद दिला दें कि कांग्रेस भी इस मसले पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि किस तरह से जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो इस महंगाई के दौर में और भी ज़्यादा बेहाल हो रहे हैं। वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है, लोगों के पास अपनी ही समस्याएं बहुत हैं और ऐसे में महंगाई अगर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हीं लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, जनता हित को ध्यान में रखते हुए आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ इस मसले पर कदम उठाए और लोगों को राहत देने के प्रयास किए जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई दिनों से लगाई जा रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। दरअसल कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे नामों की सूची लेकर आएंगे। बता दें कि बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति तेज है। शिवराज सिंह चौहान इस मामले में आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने यह मुश्किल है कि उन्हें सिंधिया खेमे के विधायकों को भी संतुष्ट करना है और बीजेपी के उन लोगों को भी संतुष्ट करना है जो मंत्रिमंडल विस्तार से मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं, मगर आलम यह है कि शिवराज अपनी टीम यानी कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अब ये खबरें मिल रही हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो लगाई जा रही थी उन पर अब विराम लग गया है। कल कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। रविवार की शाम सोमवार का पूरा दिन दिल्ली में बिताने के बाद शिवराज सिंह सुबह मंगलवार को वापस भोपाल लौटे।
एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। चंद्रशेखर जी, अभी जिस तरह से खबरें मिल पा रही हैं कि कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, चूंकि लंबे समय से ये प्रोसेस चल रही थी, संतुलन नहीं बैठ पा रहा था, आखिरकार कैसे संतुलन बिठाया गया है? देखिए, संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विनय सहस्त्र बुद्धे जो कि प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, और सुहास भगत जो कि संगठन महामंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कहीं एक ट्यूनिंग बैठाई गई, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र तोमर का बड़ा कदम केंद्रीय कृषि मंत्री है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी में आ गए हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा ठहराव देना है। तो ऐसी स्थिति में चंबल क्षेत्र के दोनों कद्दावर चेहरे हैं और उन्हीं कद्दावर चेहरों को संतुष्ट करना था, क्योंकि जो उपचुनाव होना है वो इन्हीं 16 सीटों पर होना है। अब ऐसे में ये जिम्मेदारी शिवराज चौहान पर थी कि अपना मंत्रिमंडल भी बनाए, उपचुनाव भी जीते और केंद्र तक कोई शिकायत भी न पहुंचे। तो वो स्थिति कहीं बनाने की कोशिश की गई और जो संतुलन बनाया गया उसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होना काफी ज्यादा जरूरी था, तो क्या ऐसे में आगे उपचुनाव को लेकर रणनीति इसी मंत्रिमंडल से निकलेगी? बिल्कुल 100% आपका सवाल एकदम सटीक है। जो मंत्रिमंडल होगा सारी रणनीति इसी से निकलेगी। जो चंबल अंचल है उसकी 16 सीटों पर जो चुनाव होना है, कई जो कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ चंबल अंचल से, मान लीजिए जयभान सिंह पवैया हार गए थे। जयभान सिंह पवैया पिछली बार शिक्षा मंत्री थे शिवराज सरकार में। जयभान सिंह पवैया को कैसे एडजस्ट करना है, कद है, कई बड़े चेहरे ऐसे हैं, तुलसी सिलावट जो कि पहले कांग्रेस में बीजेपी में आ गए, उनका मुकाबला देने के लिए कांग्रेस में बीजेपी से कांग्रेस में चले गए प्रेमचंद गुड्डू जो कि पहले बीजेपी में थे। अब प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी और नजदीकी माने जाते हैं, तो कांग्रेस से कहीं मुकाबला होता है। अब स्थितियां इतनी पलट गई है कि जो लोग कांग्रेस में थे और जो लोग बीजेपी में उनसे हारे थे कांग्रेस के विधायकों से, उन्हीं को उनके लिए वोट मांगना पड़ेगा। अब ऐसे में स्थिति उलट हो गई थी, तो उसको सुलझाने के लिए कहीं टिकटों का सारा गणित बिठाया गया, मंत्रिमंडल का गणित बिठाया गया। 24 सीटों पर चुनाव से जीत के आएंगे, उसको कैसे एडजस्ट करना है, सिंधिया के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उसके कद को कैसे बड़ा रखना है, कैसे नरेंद्र सिंह तोमर के कद को बड़ा रखना है, तमाम बातें थी जिनको मैनेज किया गया है। और ये जो पूरा मैनेजमेंट है संगठन के हाथों में रहा। जिस तरह 3 बार नड्डा से, जेपी नड्डा से शिवराज की मुलाकात हुई, एक बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले, एक बार पीएम मोदी से मिले, उसके बाद लगातार विनय सहस्त्र बुद्धे, सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा। अब इसमें एक पेज कहीं पल्लवी यहाँ पे आ रहा है कि जो सियासी गलियारों से खबर निकल के आ रही है, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश में कहीं डिप्टी सीएम का कोई पैतरा चला जा सकता है। अभी ये खबर है, ये महज एक अफवाह है, तो कोई खबर कहीं से निकल के आ रही है सियासी गलियारों से कि कहीं डिप्टी सीएम का कोई पैतरा कल चला जा सकता है मंत्रिमंडल में। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह जो बीजेपी में आए हो उस तरह सब कुछ संभव है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सब कुछ हो सकता है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में, कहीं एक हवा है कि सीएम का कहीं पैतरा। और नरोत्तम मिश्रा को जिस तरह अचानक रात को दिल्ली बुलाया गया, तो कहीं अब ये एक साझा एक समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वो प्रयास लिस्ट सौंप दी गई है विनय सहस्त्र बुद्धे को। अब विनय सहस्त्र बुद्धे के हाथ में है कि किस तरह आगे बढ़ाना है काम को। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना बिल्कुल तय हो चुका है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाने की जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, अभी हम नहीं जानते कि इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें निकल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी मिल रही है कि सिंधिया गुट का भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उप मुख्यमंत्री बने, ताकि सिंधिया अपना दबदबा बना के रख सके, चाहे वो तुलसी सिलावट हो या गोविंद सिंह हो। क्या इनमें भी उतनी ही सच्चाई है? 3 लोग एक ही पद के लिए क्या रेस में हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पल्लवी मेरी बात को बिल्कुल आगे बढ़ा दिया है। 50% बात मैंने कही थी, 50% कहती है। तुलसी सिलावट का नाम भी उसी कद के लिए चल रहा है जिस कद के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब शिवराज चौहान के लिए जिस तरह पहले सब कुछ हुआ करता था, अब वो चीजें बहुत कठिन है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अपना कद रखते हैं,
तुलसी सिलावट वहां पर कहीं कांग्रेस की सीट से जिस तरह मुकाबला कर रहे हैं, तो एक तुलसी सिलावट और अगर कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक तनातनी को देखेंगे तो उस पृष्ठभूमि में कहीं आपको समझौता नजर नहीं आएगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा कद है और ऐसे में आप तुलसी सिलावट क्योंकि बीजेपी में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक सामंजस्य बनाने का बीजेपी में प्रयास किया जा रहा है कि अब कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस से जो लोग टूट कर आए हैं और जब चुनाव हो जाए तो कहीं ये ना लगे कि ये कांग्रेस से रहा है, बीजेपी से रहा है, तो लोग ऐसे लगे कि संगठन की जो भूमिका बताई जाए या संगठन का जो एक प्रारूप बताया जाए उसमें सब चेहरे सेट हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कल मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कई चीज़ों को लेकर पेच फंसा हुआ था, अब उसका हल शिवराज सरकार ने कैसे निकाला है ये तो कल जो भी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।